दोस्तों, आज की वीडियो में हम पोस्ट मॉडर्न एज को डिस्कस करेंगे। इस एज की शुरुआत वर्ल्ड वार टू के बाद यानी कि 1945 में हुई थी और इसका इख्तिताम 21st सेंचुरी की शुरुआत में हो गया था। और अब स्कॉलर्स का कहना है कि हम पोस्ट मॉडर्न एज से निकलकर पोस्ट मॉडर्निज्म, मेटा मॉडर्निज्म या डिगी मॉडर्निज्म में आ चुके हैं। लेकिन कुछ यही कहते हैं कि अभी भी पोस्ट मॉडर्न एज ही चल रही है। अच्छा, अब आपको पोस्ट मॉडर्न एज का नाम सुनकर ये लग रहा होगा कि ये भी मॉडर्न एज की तरह ही है, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं था। इसमें कुछ चीज़ें तो मॉडर्न एज वाली ही थीं, लेकिन इसमें बहुत सी चीज़ें उससे से डिफरेंट हैं। अब इन दोनों एजेस में जो डिफरेंसेस और सिमिलैरिटीज़ थी उनके बारे में मैं आपको इजी वर्डिंग में समझाता हूँ। सबसे पहले इस एज में मौजूद डिफरेंसेस की बात करते हैं। अगर डिफरेंसेस की बात करें तो ये जो मॉडर्न एज थी ये एक मूवमेंट थी जिसने ओल्ड ट्रेडिशन से किनारा कर लिया था और इस एज में लोगों का बिलीफ रिलीजियन पर से ख़त्म होकर साइंस पर शिफ्ट हो गया था। यहाँ इनका बिलीफ साइंस पर आ चुका था। लेकिन जो ये पोस्ट मॉडर्न एज है इसने रूल्स को तो रिजेक्ट किया था, लेकिन साथ ही इसने साइंस और रीज़न को भी रिजेक्ट कर दिया था। अच्छा, जो ये मॉडर्न एज वाले थे वो गवर्नमेंट पर ट्रस्ट करते थे। तभी तो वे ये चाहते थे कि उनका कोई एक रूलर हो जो सब कुछ ठीक कर दे। इसीलिए तो कुछ कंट्रीज में नेथसिज्म और फैसिज्म भी आई थी। लेकिन जो ये पोस्ट मॉडर्न एज है ना, ये गवर्नमेंट पर भी बिलीव नहीं करती थी। ये कहते थे कि गवर्नमेंट जो कुछ हमें दिखाती है वो पूरा सच नहीं होता, ये बहुत कुछ हमसे छुपा कर रखती है। इसके अलावा जो ये मॉडर्न एज वाले हैं ये एब्सोल्यूट ट्रूथ पर बिलीव करते थे, लेकिन पोस्ट मॉडर्न एज वाले एब्सोल्यूट ट्रूथ पर बिलीव नहीं रखते थे। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन है कि क्राउज आर ब्लैक। अब कौवों के साथ एक लेबल लगा हुआ है कि कौवे काले होते हैं। अब जैसे ही मैं ये बात करूंगा तो मॉडर्न एज वाले तो इस बात पर यकीन कर लेंगे, लेकिन जो पोस्ट मॉडर्न एज वाले थे वो कहेंगे नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो, मेरे इलाके का कौवा है उसमें तो ग्रे शेड भी आ रहा है, वो पूरा काला कैसे है। मीन्स कि ये पोस्ट मॉडर्न एज वाले चीज़ों को अपनी समझ के मुताबिक मानते थे, ये किसी की बातों में नहीं आते थे। इसलिए कहा जाता है कि एब्सोल्यूट ट्रूथ पर बिलीफ नहीं करते थे। और लास्ट पर आता है टेक्नोलॉजी पर बिलीफ। जो ये मॉडर्न एज वाले थे ये टेक्नोलॉजी, प्रोग्रेस और मशीन्स वगैरह को पसंद करते थे। ये मानते थे कि इनसे हमारी लाइफ इजी हो चुकी है। लेकिन जो ये पोस्ट मॉडर्न एज वाले हैं ये टेक्नोलॉजी को यूज़ भी करते हैं और साथ ही उसका मजाक भी उड़ाते हैं। ये कहते हैं कि हमारी लाइफ में इससे कोई आसानी नहीं आई, उल्टा हमारी लाइफ इनकी वजह से मुश्किल में फंस गई है। ये थे कुछ डिफरेंसेस। अब चलते हैं इन दोनों एज में मौजूद सिमिलैरिटीज़ की तरफ। अगर फर्स्ट सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों एजेस ने पुराने ट्रेडिशंस और रूल्स को नापसंद किया है। इन दोनों एजेस ने उनका बायकॉट किया था। इसके अलावा अगर सेकंड सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों एजेस ने लिटरेचर में न्यू एक्सपेरिमेंट किए थे। जैसे कि मॉडर्न एज में सडियलिज्म, दादाइज्म, नियलिज्म वगैरह जैसी मूवमेंट्स आई थीं, और पोस्ट मॉडर्न एज में भी ऐसी मूवमेंट्स लाइक पेस्टीज और मेटाफिक्शन वगैरह आई हैं। थर्ड सिमिलैरिटी की बात करें तो इन दोनों एजेस का मानना था कि लाइफ बहुत कंफ्यूजिंग है, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा कि हमारी लाइफ में क्या चल रहा है। और इन दोनों एजेस में लास्ट सिमिलैरिटी ये है कि इन दोनों एजेस का फोकस इंडिविजुअल के एक्सपीरियंस पर था। मॉडर्न एज में इंडिविजुअल की इनर इमोशंस को देखा गया था, जबकि पोस्ट मॉडर्न एज में यह देखा गया था कि सोसाइटी उसकी लाइफ पर कैसे असरअंदाज होती है। ये थे कुछ इन दोनों एजेस में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस। अब चलते हैं इस एज में इंट्रोड्यूस होने वाली इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स की तरफ। अगर इस एज में होने वाली इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स की बात करें तो फर्स्ट पर आता है मेटाफिक्शन। मेटाफिक्शन एक ऐसे वर्क को बोलते हैं जिसमें जो राइटर है वो ऑडियंस को किसी न किसी तरह बता देता है कि यह वर्क फिक्शनल है, इसमें कोई रियलिटी नहीं है। इसमें राइटर ऐसे करता है कि एक कैरेक्टर का यूज़ करके या खुद डायरेक्ट ऑडियंस से मुखातिब होकर बता देता है कि यह वर्क फिक्शनल है। फॉर एग्जाम्पल, हम कोई वर्क पढ़ रहे हैं, उसमें एक कैरेक्टर ये लाइन बोलता है कि आई होप द ऑथर गिव्स मी हैप्पी एंडिंग। अब जैसे ही हम ये लाइन सुनेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये जो कैरेक्टर है वो ऑथर के ऊपर डिपेंडेंट है। इसके अलावा कुछ वर्क्स में ऐसे भी होता है कि जो ऑथर है वो डायरेक्ट ऑडियंस से बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरी स्टोरी पढ़ रहे हो, सही से पढ़ते रहना और देखना कि मैं आगे क्या करता हूँ। अब जैसे ही हम ये लाइन सुनेंगे या पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये वर्क फिक्शनल है। सेकंड पर आता है पेस्टिज।
इसमें ऐसे किया जाता है कि जो एक राइटर होता है वो किसी और ऑथर का वर्क जो पहले से मौजूद होता है उसे अपने वर्क में कॉपी कर लेता है। ये उस वर्क के करैक्टर को कॉपी कर लेता है या उसके लिखने का स्टाइल बिल्कुल कॉपी करता है। फॉर एग्जाम्पल पोस्ट मॉडर्न एज के एक राइटर हैं टॉम स्टूपर्ड। इन्होंने ऐसे किया है कि विलियम शेक्सपियर के प्ले हैमलेट में से दो कैरेक्टर्स रोजेनक्रैंज और गुल्डनस्टर्न को लिया है और इन्होंने उन पर एक पूरा प्ले लिख दिया है। इन्होंने अपने प्ले का टाइटल रखा है रोजेनक्रैंज एंड गुल्डनस्टर्न आर डेड और अपने इस वर्क में इन्होंने वो हैमलेट वाली स्टोरी बताई है, लेकिन साथ ही इन्होंने कुछ चीज़ें ऐड की हैं और इस वर्क में इन्होंने सारा फोकस रोजेनक्रैंज और गुल्डनस्टर्न पर ही रखा है। इस तरह के जो वर्क्स होते हैं उन्हें पेस्टीज बोलते हैं। थर्ड पर आता है पैरानोइया। पैरानोइया में ऐसे होता है कि जो करेक्टर्स होते हैं उन्हें फील होता है कि कोई उनका पीछा कर रहा है या उन पर नज़र रखे हुए है। यह अब रियलिटी भी हो सकती है जबकि उन करेक्टर्स का इल्यूजन भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जॉर्ज ऑरवेल का जो वर्क है 1984, उसमें जो प्रोटैगनिस्ट है विंटसन, उसे ऐसे फील होता है कि गवर्नमेंट उस पर नज़र रखे हुए है। यहाँ उसका जो पैरानोइया है वो रियल है क्योंकि गवर्नमेंट ने उस पर सच में नज़र रखी हुई थी। जबकि इल्यूजनल पैरानोइया की बात करूं तो फॉर एग्जांपल रात को जब हम लोग सोने लगते हैं और लाइट ऑफ करते हैं तो बहुत दफ़ा हमें ऐसे लगता है कि वो कोने में कोई मौजूद है और वो हमें देख रहा है, लेकिन जब हम दोबारा से लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ कोई भी नहीं होता। हमारे इस पैरानोइया को हम इल्यूजनल बोलेंगे क्योंकि ये हमारा वहम होता है। फोर्थ पर आता है इंटरटेक्सचुअलिटी। अच्छा, जो है हमने अभी पेस्टीज डिस्कस किया था ये उससे थोड़ा मिलता जुलता है, लेकिन ये है उससे डिफरेंट। पेस्टीज में तो ये था ना कि एक राइटर जो होता है वो पुराने ऑथर का राइटिंग स्टाइल या उसके वर्क को कॉपी कर लेता है, लेकिन इसमें ऐसे होता है कि जो एक राइटर होता है वो पहले से मौजूद वर्क्स का छोटा सा रेफरेंस दे देता है या उस वर्क में से कोई कोट वगैरह उठाकर अपने वर्क में यूज़ कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल आप एक वर्क लिख रहे हैं जिसमें आप एक ट्रेजिक लव स्टोरी के बारे में बता रहे हैं। अब आपने ऐसे किया है कि अपने वर्क में ये लिख दिया है कि ये मेरी स्टोरी जो है वो विलियम शेक्सपियर की ट्रेजिडी रोमियो एंड जूलियट से मिलती जुलती है। मेरे कैरेक्टर्स भी आपस में रोमियो एंड जूलियट की तरह मोहब्बत करते हैं और इनकी भी एंड पर उनकी तरह डेथ हो जाती है। अब आप अपने वर्क में ये रेफरेंस दे रहे हैं, आप उससे एग्जैक्ट कॉपी नहीं कर रहे। हाँ, अगर आप ऐसे करते कि अपने कैरेक्टर्स का नाम भी रोमियो एंड जूलियट रख देते या अपनी स्टोरी भी वही रोमियो एंड जूलियट वाली दिखाते तो वो पेस्टीज होता। लेकिन अब आप एक रेफरेंस दे रहे हैं कि मेरा वर्क भी उस वर्क के जैसा है, इसको इंटरटेक्सचुअलिटी बोलते हैं। लास्ट पर आता है हाइपर रियलिटी। इसमें ऐसे होता है कि एक इंसान को फिक्शनल चीज़ें रियल लगना शुरू हो जाती हैं और वो रियल चीज़ों की बजाय फिक्शनल चीज़ों पर बिलीव करना शुरू कर देता है। फॉर एग्जाम्पल आपने एक नावल पढ़ा है, अब उसमें जो हीरो हीरोइंस के करेक्टर हैं वो बिल्कुल परफेक्ट हैं, उनमें सब खूबियाँ हैं, तो वो नावल पढ़ने के बाद बहुत से लोग कहेंगे कि काश हमारा पार्टनर भी ऐसा हो जो बिल्कुल परफेक्ट हो। इस प्रोसेस को हाइपर रियलिटी बोलते हैं, लेकिन रियलिटी में ऐसा नहीं होता, कोई भी परफेक्ट नहीं होता, हर किसी में कोई ना कोई फ्लॉ ज़रूर होता है। ये थे सेज की कुछ इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स। अब चलते हैं सेज के करेक्टरिस्टिक्स की तरफ। अगर इस सेज में होने वाली इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो फर्स्ट पर आता है ट्रॉमा ऑफ वर्ल्ड वार टू एंड फियर ऑफ न्यूक्लियर वार। बेसिकली वर्ल्ड वार टू से होने वाली डिस्ट्रक्शन के बाद और स्पेशली न्यूक्लियर वार के बाद लोग बहुत होपलेस हो चुके थे। उनके दिल में एक डर बैठ गया था कि लीडर्स इतने जालिम भी हो सकते हैं और जो ये एडवांसमेंट हम कर रहे हैं यही हमें मारने का सोर्स भी बन सकती है। और ये सब बातें उस टाइम के लिटरेचर में भी नज़र आई थी। फॉर एग्जाम्पल एक अमेरिकन ऑथर हैं कर्ट वॉनगट, उन्होंने एक वर्क लिखा है स्लॉटर हाउस फायर। उस वर्क में उन्होंने वार के बारे में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को दिखाया है और साथ ही जो वार के इफेक्ट उनके माइंड पर हुए थे वो सब कुछ इस वर्क में देखने को मिलता है। इस वर्क में ये ऐसे करते थे कि कभी पास्ट में चले जाते थे और कभी प्रेजेंट की बातें करने लगते थे और फिर अचानक से फ्यूचर में चले जाते थे। ये कोई आम बात नहीं थी, बल्कि इससे हमें इनकी पीटीएसडी की बीमारी का पता चलता है। पीटीएसडी एक मेंटल डिसऑर्डर है और ये किसी भी इंसान को तब होता है जब वो किसी शॉकिंग एक्सपीरियंस से गुजरता है। इस वर्क को पढ़ने के बाद हमें पता चलता है कि उन्होंने अपनी लाइफ में कितने शॉकिंग एक्सपीरियंस को फेस किया है। सेकंड पर आता है राइज ऑफ नियो कॉलोनियलिज्म। ये इनडायरेक्ट रूल को बोलते हैं।
बेसिकली वर्ल्ड वार 2 से पहले जो पावरफुल कंट्रीज थी वो दूसरी कंट्रीज पर जंग करके कॉलोनीज बना लेती थी। उस प्रोसेस को कॉलोनियलिज्म बोलते थे। फिर वर्ल्ड वार 2 के बाद बहुत सी कॉलोनीज को इंडिपेंडेंस मिल गई थी, लेकिन जो ये सुपर पावर्स थी वो इन कॉलोनीज को अभी भी अपने हाथों से जाने नहीं देना चाहती थी, तो उन्होंने नियो कॉलोनियलिज्म का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया था। ये ऐसे करते थे कि जो पुअर कंट्रीज होती थी उन्हें उनके ट्रेयर्स लाइक मिनरल्स वगैरह के बदले उन्हें कर्जा दे देती थी, या फिर उनसे वादा करती थी कि हम आपकी कंट्री में आकर डेवलपमेंट्स करेंगे, लेकिन इसके बदले में हमें आपके मिनरल्स चाहिए। फॉर एग्जाम्पल जो ये अमेरिका है, इसने अफ्रीका की बहुत सी कंट्रीज से बोला है कि मैं तुम्हें एजुकेशन दूंगा, तुम्हें हेल्थ की बेटर फैसिलिटीज़ दूंगा, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हारे कुछ मिनरल्स निकालूंगा और उसमें से तुम्हें भी कुछ दूंगा। अफ्रीकन्स ने इसकी ये बात मान ली थी और इसने वहाँ काम करना शुरू कर दिया था। अब ये ऐसे करते हैं कि अफ्रीका वगैरह में से बहुत से मिनरल्स निकालता है, थोड़ा सा हिस्सा उनको देकर बाकी सारा माल खुद हड़प कर जाता है। इस प्रोसेस को नियो कॉलोनियलिज्म बोलते हैं। इसमें आप डायरेक्ट फिजिकल रूल नहीं करते बल्कि दूसरी कंट्रीज पर मेंटली रूल करते हैं। थर्ड पर आता है डेथ ऑफ ऑथर। इसका मतलब ये नहीं है कि वर्क लिखने के बाद एक ऑथर मर जाता है, बल्कि एक टर्म थी जो कि 1967 में एक फ्रेंच क्रिटिक रोनाल्ड बार्दर ने इंट्रोड्यूस करवाई थी। उसका कहना था कि जब कोई ऑथर एक वर्क लिख लेता है तो उसके बाद उस ऑथर का उस वर्क के साथ ताल्लुक ख़त्म हो जाता है। अब उस वर्क को हमें खुद समझना है, हम पर उसके पर्सनल व्यूज़ किसी तरह से भी असरअंदाज नहीं होने चाहिए कि उसे एक चीज़ बुरी लग रही थी तो हमें भी वो बुरी ही लगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैंने एक वर्क लिखा है और मैं कहता हूँ ये एक ट्रेजिडी है, लेकिन अब आपने जब वो वर्क पढ़ा है तो आप कहते हैं नहीं ये तो ट्रेजियो कॉमेडी है। अब आप यहाँ मेरी बातों में नहीं आए, आपने खुद वो वर्क पढ़ा है और खुद उसको समझा है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डेथ ऑफ ऑथर। मीन्स के इसमें ऑडियंस पर ऑथर का किसी किस्म का इन्फ्लुएंस नहीं होता, वो चीज़ों को अपनी मर्जी के मुताबिक समझते हैं। यह था कुछ मॉडर्न एज के बारे में ओवरव्यू। मॉडर्न एज के लिटरेचर को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।